सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फिल्मी दुनिया के चमकीले सितारों से। आज एक ऐसी सितारा आ रही हैं जिन्होंने एक दिन नीले आसमान की तरफ देखकर ये कहा था, जी हाँ, जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ हैं और उनकी मौजूदगी से रोशन है हमारी दुनिया। आइए वहीदा रहमान से करते हैं ढेर सारी बातें अपने साथी कमल शर्मा के साथ। प्रिय श्रोताओ, आज हमारे स्टूडियो में उतर आया है 14वीं का चांद। इन्हें इंडियन स्क्रीन की क्लासिक ब्यूटी कहा जाता है और इन्हें जाना जाता है अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए। आप समझ गए होंगे, जी हाँ, आज इस प्रोग्राम में हमारी खास मेहमान हैं वहीदा रहमान जी। वहीदा जी, मैं अपनी ओर से विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया। कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आकर के आपको? मेरे ख्याल से पहली बार आई हूँ मैं स्टूडियो में और अच्छा लग रहा है, अच्छा है। क्योंकि इस समय करोड़ों लोग आपकी बातचीत सुन रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से, और जिन्होंने आपकी फिल्में देखी उन्हें बहुत सारी बातें याद आ गई होंगी, बहुत सारे सीन याद आए होंगे। कभी आपने उनको रुलाया होगा, कभी हंसाया होगा। मैं इससे पहले कि फिल्मों की जो आपकी यात्रा शुरू हुई, हम जानना चाहेंगे, आपके बिल्कुल बचपन में जाना चाहेंगे और आपसे ये जानना चाहते हैं कहाँ आपकी पैदाइश हुई? मेरी पैदाइश हुई चेन्नई के पास। एक जगह, छोटी सी जगह है, इसका नाम है चेंगलपेट। अच्छा। तो वहाँ पर मेरे वालिद साहब कमिश्नर थे, तो वहाँ पैदाइश हुई। मेरे ख्याल से कुछ घंटे, 1.5 घंटे का सफ़र है चेन्नई से वहाँ। मतलब मैं तमिलियन हूँ, समझिए। अच्छा। हाँ। लेकिन आपने शुरुआत की तेलुगु फिल्म से? हाँ, वो क्या हुआ, मेरे वालिद साहब का ट्रांसफ़र हुआ करता था हर 3 साल, पोस्टिंग होती थी जो आईएएस ऑफिसर्स की होती थी। तो हम विजयवाड़ा में थे, आंध्र प्रदेश में। तो मैंने कई बार डांस परफॉर्मेंस स्टेज पे दिए थे। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, 11-12 साल की। तो साउथ इंडियन मूवीज़ जो थी वहाँ से मुझे ऑफर्स आ रहे थे। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब ने कहा, ये उम्र बहुत छोटी है, अभी पढ़ाई भी नहीं ख़त्म हुई, तो अभी वैसे एज ए प्रोफेशन शुरू करने का इरादा भी नहीं था। मगर उसके बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो मैं 13 साल की थी। फिर भी मेरी मुझसे 3 बड़ी बहनें हैं, उन सब की शादी हो चुकी थी, तो मैं रह गई थी और मेरी बारी थी शादी होने की। तो फिर इत्तेफाक की, किस्मत की बात है मैं कहूँगी, फिर से ऑफ़र आने लगे साउथ से। मतलब मद्रास में उस वक्त सारी इंडस्ट्री मद्रास में थी, वहाँ तेलुगु या तमिल दोनों फिल्में बनती थी। तो फिर जब एक ऑफ़र आया तो मेरी वालदा कहने लगी, नहीं अभी मेरे हस्बैंड नहीं हैं तो मैं नहीं इजाज़त दे सकती। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, एक्साइट हो गई। तो वो जो प्रोड्यूसर थे वो किसी जगह के आंध्र प्रदेश के छोटे से ज़मींदार थे, वो प्रोडक्शन में जा रहे थे। तो उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि नहीं, मैं रहमान साहब को जानता हूँ, मिल चुका हूँ, तो अभी वक्त बदल रहा है, इसको भी एक बाकायदा प्रोफेशन समझा जाता है और सिर्फ एक डांस ही तो करना है, स्टेज पे करती थी, एक फिल्में कर ले तो क्या हर्ज है। तो मैं तो बहुत मेरे पीछे पड़ गई मम्मी के कि प्लीज़ इजाज़त दे दीजिए, करने दीजिए।
तो उन्होंने कहा अच्छा चलो अभी तक कोई लड़का मिला नहीं, चलो कर लेने दो। जी। और फिर किस्मत की बात थी कि वो पहली फिल्म में जो एक सिर्फ मैंने फोक डांस किया था वो बहुत कामयाब हुआ, बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुआ, जो किसी को उम्मीद नहीं थी और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया। कुछ बोल याद है उस डांस के जो बोल थे गीत के, कुछ याद है आपको? पूरे तो याद नहीं है। हेरुआ का साकारो रन्नो चिन्नन्ना, आगे क्या बात है, क्या बात है, आप तो बहुत सुरीली भी हैं। अच्छा, वो फिल्म कौन सी थी? उसका नाम था रोजुलू माराई। मतलब था कि डेज आर चेंज्ड, विच लिटरली चेंज माई लाइफ एंड डेज। तो फिर वो बहुत कामयाब हुई फिल्म। तो मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहने लगे आपको पता है जब आपका गाना आता है और ख़त्म हो जाता है तो लोग पैसे फेंकते हैं स्क्रीन की तरफ। तो मैंने सोचा मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, फिल्मों में मैंने तो कभी नहीं देखा लोग पैसे फेंकते हैं और जब मेन आर्टिस्ट नहीं हो। तो फिर मैं और मेरी वालदा और मेरी बहन सब मिलके देखने गए थे थिएटर में। हाँ, तो वाकई लोग पैसे फेंक रहे थे और कहते थे इसको दोबारा दिखाया जाए। तो मेरी नहीं समझ में आया, दोबारा फिल्म एक चल रही है कैसे हो सकता है। तो फिर हमको वो एग्जिबिटर थे उन्होंने कहा पॉसिबल है क्योंकि वो रील निकालते हैं फिर दोबारा चलाते हैं। तो कई शहरों में वो निकाल के फिर एंड से पहले मतलब वो गाने को दोबारा प्ले करते थे। तो वो इतना ज़्यादा कामयाब हुआ था वो गाना। क्या कह रहे हैं। और फिर इसके लिए मैं अपनी डेस्टिनी पे बहुत मानती हूँ। और ये इसके सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस हो रहे थे पूरे आंध्र प्रदेश में, तो हम हैदराबाद गए। तो वहाँ इत्तेफाक से गुरुदत्त जी क्यों गए थे वो खुदा ही बेहतर जाने, वहाँ थे वो। तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में बैठे हुए थे, तो काफ़ी शोर शराबा, 2-3 मोटरें जा रही थी, लोग भाग रहे थे। तो उन्होंने पूछा भाई क्या हो रहा है बाहर। तो उन्होंने कहा एक बहुत कामयाब तेलुगु फिल्म बनी तो उसके आर्टिस्ट हैं। तो लोग अच्छा। तो फिर वो उन्होंने गुरुदत्त जी से कहा कि उसमें एक नई लड़की ने एक डांस किया है वो बहुत कामयाब हुआ और उस लड़की का नाम है वहीदा रहमान। तो उन्होंने सुना कि बोले वहीदा रहमान तो मुस्लिम लड़की होगी। बोले नहीं है भी मुस्लिम, तो वो उर्दू बोल सकती है। तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर बोल सकती है, क्योंकि क्या है डाउन साउथ इंटीरियर गाँवों में वो अब तेलुगु बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में तमिल वाले तमिल बोलते हैं, हालांकि है मुसलमान। केरला उस तरफ मलयालम बोलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये बोलती हैं। तो बोले आपको कैसे पता। तो उन्होंने कहा कल फंक्शन था तो स्टेज पे गए थे, वो स्टेज पे आर्टिस्ट आए थे तो मैं भी उसमें था। तो ये लड़की आई स्टेज पर उर्दू में बोल रही थी। बोले अच्छा, तो क्योंकि आजकल मुझे नए चेहरों की तलाश है तो ये क्या मुनासिब है कि मैं उससे मिल सकूं। तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने अपने हमारे जो प्रोड्यूसर थे उनके ज़रिए एक मीटिंग अरेंज की। तो वहाँ मुलाकात हुई तो कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई। थोड़ी देर 10-15 मिनट में और मेरी वालिदा थे, फिर चुप, कुछ खास कहानी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बॉम्बे आइए। खैर हम वापस मद्रास पहुँचे तो इस चीज़ को भूल गए हम। 6 महीने बाद फिर उन्होंने किसी को भेजा मद्रास। तो उन्होंने कहा हम मिले थे हैदराबाद में, उनको कहिए बॉम्बे आने के लिए, तो उनका टेस्ट फिर से लेंगे हम, फिर हम साइन करना चाहते हैं। उस तरह से तो उसके बाद में आपको सीआईडी मिली। सीआईडी पहली मेरी हिंदी फिल्म थी और दूसरी प्यासा। तो सीआईडी और प्यासे की बातें करें उसके पहले हम वहीदा जी चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ हमारे श्रोताओं को सुनवाएं। मुझे प्यासा का वो गाना बहुत पसंद है जिससे मेरा काम लोगों को भी बहुत पसंद आया। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही।
वह बहुत ही खूबसूरत गाना है, और खासतौर से सचिन दा का जो म्यूजिक है उसका जवाब ही नहीं है। आपको याद है जब आपने गुरदुत साहब के डायरेक्शन में पहली बार वो कैमरा फेस किया था, हिंदी की अगर हम बात करें, कौन सा दृश्य था, कुछ याद है आपको? नहीं, पहले तो सीआईडी बनी थी, उसके डायरेक्टर थे राज खोसला। हाँ जी। तो 1-2 महीने तो सिर्फ सीआईडी की शूटिंग हो रही थी। उसके बाद उन्होंने साइमल्टेनियसली 2-3 महीने के बाद प्यासा की भी शूटिंग शुरू हुई थी। और दोनों डायरेक्टरों में मैंने फर्क बहुत पाया, क्योंकि राज खोसला जो थे वो अच्छे डायरेक्टर थे फिल्मों में के लिए, मगर नए आर्टिस्ट को हैंडल करना उनको इतना नहीं अच्छा आता था। हालांकि गुरदत्त जी तो वो आर्टिस्ट की क्या परेशानी है वो सोचते थे, गौर से देखते थे, फिर पूछते थे आर्टिस्ट को कि आपको तकलीफ क्या है, आप समझ नहीं पाए या ये करते वक्त आपको किस चीज़ की तकलीफ हो रही है। तो उससे फिर लगता था कि हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। और राज खोसला थे कि ये ऐसे करना है, कर दिया। अगर कोई बात मेरी समझ में नहीं आए, और चूंकि मैं नई थी और बहुत शाई थी तो पूछती नहीं थी। यहाँ गुरदत्त जी पूछते थे कि आपका कुछ प्रॉब्लम है, लगता है क्या है, क्या तकलीफ हो रही है, आपको डायलॉग नहीं ठीक लग रहा है या मूवमेंट नहीं ठीक लग रहा है। तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये तकलीफ हमारी पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता सकती हूँ कि ये नहीं हो रहा है मुझसे। गुरदत्त साहब हाँ को कैसा डायरेक्टर मानती थी? डायरेक्टर तो वो बहुत ही बढ़िया थे, क्योंकि वो बहुत गौर से देखते थे, वो खामोश रहते थे, तो स्टडी करते थे कि कौन सा आर्टिस्ट क्या किस हद तक क्या कर सकता है। उसीलिए उनके मेरे परफॉर्मेंस या माला सिन्हा के प्यासा में या रहमान साहब या जॉनी वॉकर या महमूद वगैरह, वो सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते थे, क्योंकि वो समझते थे इनकी लिमिट ये है, ये इनसे इतना ही ऐसे करवाओ। उनके डायरेक्शन में कौन सा सीन आपको सबसे बेहतरीन लगता है, यादगार लगता है अपना, कौन सा सीन? कागज के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो एक गाना है जो अब तक मुझे बहुत यूनिक लगता है, इसलिए कि वो अपने जो कैरेक्टर है वो अपने ख्यालात को जाहिर कर रही हैं मगर बिना लिप मूवमेंट के। ये जैसे दिल की आवाज है। और मैंने कहा लिप मूवमेंट नहीं होगा, ये कैसे गाना होगा? तो बोले आप कीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ। तो ये इससे फीलिंग है, ये लड़की अब वो इसमें नहीं है कि खुले खुले जाहिर करे अपने फीलिंग्स को। जैसे शॉट्स होंगे उस पे वो जैसे उसका विजुअली जैसे हम प्ले करेंगे तो गाना पीछे से बजेगा तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आपको सिर्फ एक्सप्रेशन लाने चाहिए। हाँ, एक्सप्रेशन लाने थे। और उसमें तो मैं कहूँगी एक्सप्रेशंस बहुत उन्होंने अच्छे एक्सप्लॉइट किए, और उसकी जो फोटोग्राफी थी और लाइटिंग थी उससे और भी वो चीज़ एनहांस हुई थी, मन और बढ़िया दिखती थी। आपने जिस गाने का जिक्र किया कागज के फूल का, ये गाना भी बड़ा हॉन्टिंग है, और इसकी मेलोडी जो है आज तक बहुत दिल को छू लेने वाली है। बिल्कुल, क्यों नहीं ये गाना सुना जाए? बिल्कुल, क्यों नहीं।
वहीदा जी, कागज के फूल का हमने गाना सुना। ये एक जो फिल्म है इंडियन क्लासिक्स में इसका शुमार होता है, लेकिन ये फिल्म असफल रही और कई लोग कहते हैं वक्त से पहले बन गई थी इसलिए ऐसा हुआ। तो आपकी क्या राय है इसमें? ये सही बात है, वो वक्त से पहले बनी थी और जब पूरी फिल्म बन गई थी तो ट्रायल पे हमने सबने देखी तो सब एक दूसरे आपस में बात करते हैं कैसी है क्या है। तो मैंने फट से कह दिया कि पिक्चर चलेगी नहीं। तो आपने कह दिया? हाँ, मैंने कह दिया। तो अबरार साहब जो थे, जो डायलॉग राइटर थे, उनको बहुत बुरा लगा। बोले अभी तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम्हें क्या पता, क्या किस हिसाब से कह रही। मैंने कहा बहुत हैवी है पिक्चर, बहुत ज्यादा हेवी है और पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि चलेगी नहीं क्योंकि इट्स टू सैड एंड टू हैवी। तो बोले अच्छा एनीवे देखते हैं। तो वो इत्तेफाक से वो हो गई। तो इतनी उस वक्त कमर्शियली बुरी थी कि बहुत दुख तो हुआ और मुझे इतना शौक नहीं लगा कि मैंने कहा मुझे तो पता ही था कि पिक्चर नहीं चलने वाली। लेकिन बाद में वो बिल्कुल ऐसे लगने लगा कि जैसे वो अपनी कहानी कह रहे हो। नहीं, मगर जब वो गुजरे तो उनके डाउनफॉल तो नहीं हुआ था ना। उसके बाद 14वीं के चांद बनी तो सुपर हिट हो गई थी फिल्म। फिर अपनी क्या उसके बाद बनी थी साहब बीबी और गुलाम, उसको भी अप्रिशिएट बहुत किया गया, अप्रिशिएट, और फिर वो फेस्टिवल में गई थी। अच्छा वैसे जी, साहब बीबी और गुलाम का जिक्र आया है, डायरेक्टर के रूप में नाम आता है अबरार अलवी साहब का, लेकिन पूरी फिल्म में ऐसा लगता है कि शैडो के रूप में गुरदत साहब मौजूद हैं। पूरी फिल्म में वो झलक जो है गुरदत साहब की जरूर दिखाई पड़ती है, उनके निर्देशन की झलक दिखाई पड़ती है। अभी देखिए अबरार साहब क्योंकि उनके साथ शुरू से काम कर रहे थे तो नेचुरली उनका इन्फ्लुएंस तो होगा ही ना। तो उन्होंने हमेशा गुरदत जी के पॉइंट ऑफ व्यू से शूटिंग की होगी और डिस्कशन होते थे होंगे उन दोनों के आपस में। क्योंकि जब मैं अकेली काम किया, जैसे चंद सीन्स थे जहाँ गुरदत जी नहीं थे तो उसमें गुरदत जी नहीं आए थे सेट पे, और जब गुरदत जी थे सीन में एज ए लीडिंग मैन तो नेचुरली होते थे। मगर जब ऑब्वियसली आई एम श्योर कि अबरार साहब और गुरदत जी के डिस्कशन जरूर होते थे होंगे आपस में कि इस चीज को इस तरह से किया जाए, इस तरह से किया जाए। हमने सुना है कि उसमें जो छोटी बहू का किरदार जो मीना कुमारी जी ने प्ले किया वो आप करना चाहती थी। बिल्कुल। जब कहानी सुनाई गई और नॉवल से लिया गया, बंगाली नॉवल से, तो मुझे बहुत दिल किया कि मैं रोल करूं। तो गुरदत जी ने कहा देखो आप नहीं कर सकती ये रोल। तो मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा। तो मैंने कहा आपका मतलब ये है कि मैं अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूं? तो बोले नहीं नहीं ये मतलब नहीं है, आप समझ नहीं रही हैं, एक मैच्योर औरत का रोल है। जो औरत अपने हस्बैंड के प्यार के लिए बहुत ज़्यादा तड़पती, जो उसको मिलता नहीं है, ये आप नहीं कर पाएंगी। तो फिर मैंने कहा क्या आपका मतलब कि औरत शादीशुदा होना चाहिए तो शादीशुदा औरत का रोल करें? नहीं, बोले वो नहीं, आप समझेंगे नहीं, आप अभी बहुत छोटी हैं इस चीज़ को कि हाउ यू वेट एंड पाइन फॉर योर हस्बैंड। खैर फिर भी मैंने कहा नहीं, कुछ तो कोशिश तो करते हैं। तो उन्होंने वैसा गेटअप दे के स्टिल फोटोग्राफ्स लिए। लेने के बाद मूर्ति साहब जो उनके कैमरामैन थे, वो हमने सब ने स्टिल्स देखी। मैं तो बड़ी खुश थी कि मैं बुरी नहीं लगती हूँ, अच्छी लग रही हूँ। तो मूर्ति साहब ने कहा नहीं, गुरदत जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं आप, यू लुक वेरी यंग। कि ऐसा नहीं कि शादी हो के कुछ 5-10 साल हो गए, हस्बैंड की तवज्जो नहीं मिलती, ये तुम्हारे फेस पे ये आ नहीं सकती बात, तो भूल जाओ इस चीज को। तो मैं समझ गई बाद में क्या कहना चाह रहे हैं। इस फिल्म का शुमार भी बहुत बेहतरीन फिल्मों में होता है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। कोई यादगार संस्मरण इस फिल्म से जुड़ा है, कोई आपको याद आता हो, कोई प्रसंग याद आता हो? मुझे रोल अच्छा लगा था क्योंकि हाँ, उसके बाद गुरदत जी ने कहा आप नहीं करेंगे तो बात खत्म हो गई। तो जब अबरार साहब डायरेक्ट करने लगे तो वो एक दिन घर पे आके लगे देखो मैं पहली बार डायरेक्शन कर रहा हूँ, अगर आप नहीं करोगे तो लोग सोचेंगे क्योंकि मैं नया डायरेक्टर हूँ इसके लिए नहीं करें। मगर मैंने कहा उसकी तो कास्टिंग हो गई है अभी मीना जी के साथ। बोले नहीं, जबा का रोल है वो भी तो कर सकते हो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं कर लूँगी। तो उन्होंने जाके गुरदत जी को बताया तो उनको ताज हुआ, भाई तुम आप समझ नहीं रहे हैं, 14वीं के चांद के बाद आप एक बहुत बड़ी स्टार बन गई हैं, ये तो सेकेंडरी रोल है, टाइटल रोल नहीं है, क्यों करेंगी आप? तो मैंने कहा मुझे कोई हैंग अप नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने कहा वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, जबा का रोल डिफरेंट है, डेफिनेट कैरेक्टर है।
तो बोले आप सोच लीजिए, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ आपको करने के लिए। तो मैंने कहा नहीं, अब्रार साहब ने इतना कहा है तो मैं कर लूंगी, तो इसलिए मैंने किया। तो इसका जिक्र चला है, क्यों ना इस फिल्म का कोई गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? एक तो मेरा अपना गाना है भंवरा बड़ा नादान, उसके उसमें जो शरारत कैरेक्टर की थी वो बहुत अच्छी थी, मगर उसका दूसरा जो गाना जो मुझे बहुत पसंद है कि न जाओ सैया छुड़ा के बैया। कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी, चल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी, न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। ये बिखरी जुल्फें, ये खिलता गजरा, ये महकी चुनरी, ये मन की मदरा, ये बिखरी जुल्फें, ये खिलता गजरा, ये महकी चुनरी, ये मन की मदरा, ये सब तुम्हारे लिए है प्रीतम, मैं आज तुमको न जाने दूंगी, जाने न दूंगी, न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। मैं तुम्हारी दासी, जन्म की प्यासी, तुम ही हो मेरा सिंगार प्रीतम। मैं तुम्हारी दासी, जन्म की प्यासी, तुम ही हो मेरा सिंगार प्रीतम। तुम्हारे रस्ते की धूल लेकर मैं मांग अपनी सदा भरूंगी, सदा भरूंगी, न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। अब इसके पहले बातचीत में आपने जिक्र किया था चौदहवीं का चांद का, एक बड़ी, वो भी एक बहुत अलग तरह की फिल्म आपकी, हाँ। बड़ी खूबसूरत फिल्म, और हाँ। उसमें भी गुरुदत्त जी आपके साथ में हाँ थे। जी, हाँ जी। तो उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग कैसी थी, बतौर जैसे वो एक एक्टर एक्ट्रेस के बीच में जो एक ट्यूनिंग होनी चाहिए, कहते हैं कि वो बहुत जरूरी है, मायने रखती है, खास से परफॉर्मेंस को लेकर के। नहीं, क्या हुआ, प्यासा जब शुरू हुई, क्योंकि कई सीन में गुरुदत्त जी नहीं सिर्फ डायरेक्ट कर रहे थे, तो मेरे दिलो दिमाग में गुरुदत्त जी इज मोर अ डायरेक्टर देन एन एक्टर। तब तक आदत हो गई थी कि वो कि समझने लगे हमारे प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करते हैं, अच्छा ऐसे नहीं हो सकता तो ऐसे कर लो, तो वो एक रैपोर क्रिएट हो गया था उनके साथ। हाँ, इनके साथ बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई ये नहीं हो रहा है हमसे, तो वो समझाते थे, वो था। फिर गुरुदत्त फिल्मों की एक बड़ी अच्छी बात थी कि वो एक ही किस्म के नई फिल्में बनाते थे, जैसे सीआईडी बनाए, सस्पेंस थ्रिलर थी, फिर प्यासा इतनी सीरियस पोएट की थी, फिर चौदहवीं का चांद रोमांटिक मुस्लिम बैकग्राउंड पे थी, फिर साहिब बबी खां, बड़ी वैरायटी हुआ करती थी, वो बड़ी अच्छी बात थी। और फिर चौदहवीं का चांद फिर उन्होंने खुद नहीं डायरेक्ट की, एम सादिक साहब ने की। तो तब मैंने पूछा ये किस लिए आप किसी और को दे रहे हैं, तो कहने लगे भाई कुछ भी कहो, मैं तो रहूँगा सेट पे, मगर वो जो उर्दू
जबान का वो जो मज़ा है, वो कोई छोटी सी बात मैं नहीं समझ सकूंगा, क्योंकि ये मेरी अपनी जबान है ही नहीं। अगर सादिक बाबू करेंगे तो वो छोटी छोटी बातें होंगी, हाय अल्लाह कहने का भी अंदाज उनको जो मालूम होगा, जो मुझे नहीं पता होगा, क्या कहना यू नो। क्या? और खासकर वो लखनऊ के हैं, उस तरफ है, सही बात थी। तो उनका अगेन डिस्कशन जरूर होते थे होंगे, बट ऑन द सेट सिर्फ सादिक बाबू। ऐसा नहीं महसूस हुआ कि गुरदत जी बैठे हो कह रहे नहीं आप बैठिए मैं ये शॉट ले रहा हूँ। ये वो उतनी रेस्पेक्ट देते थे अपने डायरेक्टर्स को। आप लोग की राय ली जाती थी डिस्कशंस में? नहीं, मैं तो यू नो ऐसी वैसी कोई बड़ी आर्टिस्ट नहीं थी कि मेरी राय लिया जाए। अगर कोई गलत ऐसा लगे तो मैं पूछती थी लॉजिकली ये कैसे हो सकता है, तो कहते थे भाई आप लॉजिक में बहुत जाती हैं। एक चीज होती है फिल्मों में, उसको कहते हैं सिनेमैटिक लिबर्टी, तो वो हमको लेनी पड़ती है। सेल्यूलॉइड के सितारे आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान। इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। देव साहब के साथ में कैसी ट्यूनिंग थी आप? देव साहब के साथ क्योंकि पहले वो सीआईडी में थे, तो मेरा उनका बहुत अच्छा एक वो भी अगेन ही वाज अ वेरी क्वाइट पर्सन, बहुत ही वाज नॉट अ टॉकेटिव पर्सन, मगर वेरी नाइस, वेरी डिसेंट, और बहुत अच्छा था उनके साथ। उनके साथ कोई यादगार संस्मरण आपका किसी फिल्म का? हाँ, एक बार हम उनकी प्रोडक्शन थी काला बाजार नवकेतन की, उसकी शूटिंग चल रही थी ऊटी में। तो यूनिट होटल से कुछ 1.5 घंटे की ड्राइव थी, दूर लोग के आउटडोर शूटिंग के लिए जा रहे थे। तो यूनिट पहले जा चुका था, तो देव, मैं और मेरी सिस्टर थी और मेरी हेयर ड्रेसर थी, हम जा रहे थे। देव ने कहा मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है। हो एक आधे घंटे के बाद देव कहने लगे, फॉग आने लगी पहाड़ियों में, तो कहने लगे वहीदा मुझे दिख नहीं रहा है। मैंने कहा क्या मतलब आपका दिख नहीं रहा है, क्योंकि पहले कभी मैंने उनको देखा नहीं चश्मा पहनते हुए। नहीं एक तो फॉग है। मैंने कहा हाँ फॉग तो है, मगर ये क्या मतलब आपका दिख रहा है? तो बोले मैं चश्मा लगाता। तो फिर मैंने कहा आपने चश्मा क्यों नहीं लगाया? तो बोले जी मैं अपने कमरे में भूल आया। तो मैंने कहा अब क्या होगा? तो बोले ऐसा करो मैं गाड़ी रोकता हूँ, तुम आगे बैठो और अपनी दीदी और हेडरेस को पीछे बैठने दो, और तुम मुझे बताते रहना राइट में कि लेफ्ट में जाना है। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है। फिर उससे बढ़कर टेंशन ये हुई, एक तो फॉग और पहाड़ी का रास्ता, आगे से एक मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था। ओह मैंने कहा देव भाई आगे से मिलिट्री कॉन्वॉय, और ये रास्ता इतना नैरो था कि कोई एक दूसरे को ये नहीं कह सकता। मैंने कहा अब तो मरवा दिया आपने, हम पीछे भी नहीं जा सकते और आगे तो जाना ही है। और वो जो ट्रक्स आ रही हैं, तो बोले मैं बहुत आहिस्ता चलाऊंगा। अच्छा आहिस्ता चलाइए, और कोई और रास्ता ही नहीं था। ओ इतनी टेंशन में हम अपने लोकेशन पहुंचे, तो 1 घंटा देर पहुंचे। तो वहाँ यूनिट वाले परेशान, और विजय आनंद जो थे, गोल्डी वो डायरेक्टर थे, वो पहुंचे, भाई क्या हुआ आप लोगों को? तो मैंने कहा, विजय आनंद को सब गोल्डी बुलाया करते थे, गोल्डी आपके भाई साहब चश्मा छोड़ा है और फॉग थी और मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था, तो तुम्हें नहीं पता हम कितने टेंशन में खैरियत से पहुंच गए। तो दैट वाज अ वेरी डेंजरस एक एपिसोड हुआ था। तो उसी फिल्म में भी गाने बहुत अच्छे हैं, कोई गाना याद करिए आप। खोया खोया चांद। खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली कि उनको तो बुलाओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में
कैसे नींद आएगी, ओ खोया खोया चाँद। तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ, ओ हो, खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी, ओ खोया खोया चाँद। वहीदा जी, गोल्डी साहब का भी जिक्र है, और इसके पहले हमने बात की गाइड की, और गाइड में डांस बड़े खूबसूरत फिल्म है। वैसे गोल्डी साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं, और सुना कि उसका जो एक डांस का सीक्वेंस था जिसमें आप थोड़ी सी घबरा गई थी, वो कौन सा सीक्वेंस था जिसमें दीवार पे चढ़ के डांस करना था? या। आज फिर जीने की तमन्ना है, बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज किया गया था। उसका जो मूड था वो गाने में, उस म्यूजिक में, उसके लिरिक्स में और पिक्चराइजेशन में इतना उभर के आया, तो वो एकदम परफेक्ट था। तो चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, कुछ खंडर थे वहाँ पर, वो ऊंची सी दीवार थी कुछ 6-7 फुट की, और ज़्यादा चौड़ी भी नहीं थी, और बीच में एक गैप था। तो वो कहने लगे आप इतनी खुश और इतनी मतलब लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं मगर खुश हैं। तो गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। तो मुझे थोड़ी कभी कभी हाइट से वर्टिगो सा होता है। मैंने नीचे देखा, मैंने कहा अरे बाप रे, मैंने कहा टूटे हुए पत्थर, खंडर, मैंने कहा गिरे तो हड्डी तो जरूर टूटने वाली है। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है? तो बोले 2-4 बार आप मेरे साथ रिहर्सल कीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा कि पैर ये हो तो रुक जाना। मैंने कहा वो तो बाद में पता चलेगा, पैर फिसलेगा तो फिसलेगा। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं। गाइड की पूरी बात कर रहे हैं तो भी कम है, उसमें बहुत सारे दृश्य एक से बढ़कर एक हैं। वैदा जी, इसमें आपने रोजी का एक कैरेक्टर किया था, और उस दौर में विमेन लिप की बात अगर हम कर रहे हैं या नारी की मुक्ति की बात करें, इस तरह के आंदोलनों का नाम भी शायद लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन रोजी एक ऐसा कैरेक्टर जिसने उस स्त्री की जो एक परंपरागत इमेज थी, ट्रेडिशनल इमेज, उसको तोड़ा उसने। वो विद्रोही, उसमें रिबेलियस है। तो अमूमन इस तरह के खतरे लेने से जो अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां डरते हैं कि इससे उनकी इमेज पे फर्क पड़ेगा, पता नहीं पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। ये क्या हुआ, जब मैं फिल्मों में आई, मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि जो भी रोल हो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। और क्योंकि हो सकता हमारी फैमिली में कोई फिल्मी कनेक्शन नहीं था, परफॉर्मेंस से मेरा मतलब था। क्योंकि आजकल भी लोग पूछते हैं आपने सीआईडी का रोल कैसे किया, वो तो वैम्प का रोल था। फिर मैं कहती हूँ वो वैम्प का रोल नहीं था। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से वैम्प वो होती है जो इंटेंशनली किसी का बुरा चाहती है। वो कैरेक्टर वैसा नहीं था, वो फंसी हुई थी, एक गरीब लड़की थी किसी के चुंगल में, उनके कहने पे जो भी कर रही है वो कर रही थी। रोजी का कैरेक्टर रोल लिया, मेरे दूसरे डायरेक्टर्स उन्होंने कहा आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार रही हैं। मैंने कहा क्यों? तो बोले एक तो रोजी नाम है, और पहले सीन में ये दिखाया जाता है कि आप शादीशुदा औरत हैं, उसके बाद जाके आपका राजू से इश्क होता है, व्हाटएवर, तो ये कैसे हो सकता है? ये तो नेगेटिव कैरेक्टर है। फिर मैंने कहा भाई मैं नहीं मानती नेगेटिव कैरेक्टर या पॉजिटिव कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर है, एक नॉवल लिखी गई है। और ये नहीं कि अक्सर फिल्मी कहानियाँ क्या होती हैं, दिमाग में जिस आर्टिस्ट को लेने वाले हैं उनके पर्सनालिटी के हिसाब से लिखी जाती है। ये एक प्रोफेशनल ऑथर ने लिखी, उसको हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक मेरी बन रही थी फिल्म नीलकमल, उसमें मेरा नाम था सीता,
और मनोज का नाम था मेरे ख्याल से राम ऑब्वियसली। तो वो उन्होंने बहुत ऑब्जेक्ट किया, आपने ये रोजी का रोल किया, मेरी तो आपने बर्बादी कर दी, ये पिक्चर मेरी नहीं चलेगी, तो सीता का क्या होगा। तो मैंने कहा एक बात बताइए, उसमें राजकुमार का एक कैरेक्टर है जो पिछले जन्म में हम दोनों का बड़ा प्यार है, तो इस जन्म में आते रहते मैं एज ए स्लीप वॉकर चली जाती हूँ, तो वो सीता का राम पिछले जन्म में कहाँ चला गया जो तो इस जन्म में आप कह रहे हैं सीता को तो हर वक्त सीता के राम के साथ ही होना चाहिए। तो ये आर्ग्यूमेंट उनको अच्छा नहीं लगा, चुप हो गए। फिर भी मेरे ख्याल से गलत ही, आपकी गाइड जो है वो चलेगी नहीं और आपको बहुत मतलब क्रिटिसिज्म मिलेगा। मैंने कहा आई डोंट केयर, मुझे करना है, मुझे रोल बहुत अच्छा लगा। और दोनों ही फिल्मों ने इतिहास रचा। Exactly. आपको गाइड के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला, बिल्कुल सही है, नीलकमल के लिए भी मिला। बिल्कुल। कभी आपको ऐसा लगा कि ये दो फिल्मों को अगर हम छोड़ दें, किसी फिल्म में आपने बहुत अच्छा काम किया और उसके लिए आपको अवार्ड नहीं मिला, कभी अखरा कि नहीं इसके लिए भी मिलना चाहिए था मुझे अपना रोल मुझे जीने दो में बहुत अच्छा लगा था। वो भी कंप्लीट किस्म का रोल था, उसमें वेरिएशन बहुत थे इमोशंस के, कि एक तवायफ है, उसको किडनैप किया जाता है, फिर उससे शादी होती है, फिर वो माँ बनती है, कैसे उसमें चेंज आता है, कैसे वो अपने हस्बैंड को डाकू को समझाती कि भाई छोड़ दो इन सब चीज़ों को, सरेंडर कर दो बच्चे की खातिर। सो देयर द इमोशंस के जो वेरिएशन और अप्स एंड डाउन्स थे, वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था। मुझे लगा शायद उसमें अवार्ड मिलने का चांस है, वो नहीं हुआ, इट्स ओके। डाकू की समस्या पर वो फिल्म थी। हाँ। सुनील दत्त साहब के साथ में। हाँ जी। और सुनील दत्त साहब के साथ में आपने खूब दौरे वारे भी किए, फौजियों के साथ में बीच में जाकर के खूब काम किया, उनके साथ में, उनकी ट्रूप के साथ में जाती रही ना। तो उनका था एक अजंता आर्ट्स ट्रूप एंटरटेनमेंट समथिंग ऐसे तरह का। तो हम लद्दाख गए थे उनके साथ, और रास्ते में जो भी सिलीगुड़ी जहाँ भी जाते जवान थे वहाँ बहुत अच्छा भी लगता था उन लोगों को देखकर, खुशी भी होती थी, दुख भी होता था और काफ़ी प्रोग्राम वगैरह हमने किए। फिर बांग्लादेश वॉर के बाद वहाँ भी गए थे ट्रूप को एंटरटेन करने के लिए। तो ऐसा है कि कुछ देर पहले ही हमने मुझे जीने दो की बात की है, तो उसमें भी बहुत अच्छा संगीत है। उसका कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो? उसमें जयदेव जी का म्यूजिक था। हुई
और आपकी बड़ी ऑफ बीट फिल्म रही है, बड़ी खूबसूरत फिल्म रही है, सुनील दत्त साहब ने ही उसका निर्माण किया, जयदेव साहब का उसमें संगीत था, रेशमा और शेर। और अमिताभ बच्चन साहब खासतौर से जो अपने खूबसूरत और गहरी दानेदार आवाज के लिए जाने जाते हैं, असरदार आवाज के लिए, जो उनके डायलॉग सुनने जाते हैं उसमें उनको गूंगा बना दिया गया और इसमें जयवंत भी थे आपके साथ में। इसके बारे में कुछ बताइए। रेशमा शेरा भी बनी, उसके आउटडोर्स खासकर बड़े इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि हमको टेंटों में रहना पड़ता था और जैसलमेर से कुछ 80 किलोमीटर आगे रेगिस्तान में, मगर बड़ा मज़ा आया। और हाँ, मैं मानती हूँ, मगर उस वक्त अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार नहीं बने थे, और उससे पहले उन्होंने एक फिल्म की थी सात हिंदुस्तानी, ये उनकी दूसरी फिल्म थी। और सब उस वक्त सोचते थे कि इसमें अमिताभ बच्चन आगे क्या होगा इनका, क्योंकि एक तो माशाल्लाह बहुत लंबे हैं और सब कहते थे थोड़े ऑकवर्ड से लगते हैं उनकी लंबाई की वजह से। तो मैंने कहा सुनील साहब भी बड़े लंबे हैं, वो भी उनको 6 फुट तो हैं, होंगे ही। और जब पैकअप हो जाता था, कुछ करने को नहीं, रेगिस्तान में टेंटों में रहते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उस वक्त अमिताभ, ये जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा काम है, रोज ढोलकी बजा के गाया करते थे। मगर उनके 1-2 शॉट देखे मैंने रेशमा शेरा में, तो जब सुनील जा रहे हैं तो माँ कहती है छोटू उसको ये खाना दे दे, तो वो भागते हैं, तो तब तक वो ऊंट निकल चुके हैं, बहुत दूर चले गए। तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का जो एक्सप्रेशन था अमिताभ का, जो बहुत अच्छा था। तो हम आपस में, नरगिस जी हुआ करती थी, बैठे, हम दूसरा शॉट हो रहा है तो बैठे गप्पे मार रहे हैं। मैंने कहा मुझे लगता है ये एक दिन बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे। तो बोले कैसे? एक तो डायलॉग ने बेचारे का, तुम किस हिसाब से कह रही हो? मैंने कहा नहीं, इस फिल्म में साइलेंट एक्सप्रेशन देना बहुत मुश्किल होता है। अगर इफ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ साइलेंट एक्सप्रेशन, तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और डायलॉग साथ में, मैंने कहा उसके बाद उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है, जब वो टॉकिंग डायलॉग हमें रोल मिल जाएगा, मेरे ख्याल से विल डू वेरी वेल। तो फीलिंग होती है कि ये बहुत बड़े आर्टिस्ट और स्टार बनेंगे, वो जो हो चुका। मैंने तो अखबारों में पढ़ा कि अमिताभ बच्चन साहब ने भी कहा, और अभिषेक बच्चन ने, उनके बेटे ने भी कहा कि हमारी फेवरेट एक्ट्रेस में से वहीदा जी हैं। और अमिताभ बच्चन साहब की बात करें तो आपने उनकी नायिका की भूमिका भी की है, और उनकी माँ का किरदार भी अदा किया है। हाँ, बिल्कुल। कैसे कलाकार आगे चल के लगे आपको? वो जो शुरू में वो जो बात होती थी उस समय, बाद में तो सब कुछ बदल ही गया पूरा, उन्होंने साबित भी कर दिखाया। लेकिन आपका अनुभव कैसा रहा उनके साथ? मेरा अनुभव उनके साथ बहुत ही अच्छा रहा है आज तक, रेशमा शेरा से लेकर आज तक। और क्या, हर इंसान बदलता है, उसमें बदलना भी चाहिए, स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। मगर मेरे साथ तो उनका स्वभाव, जो भी कहिए, उनके बच्चे, जया, सब कुछ का बहुत ही अच्छा रहा है। और वो इतने ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, पंक्चुअल हैं। उनके साथ कई फिल्में काम की, तो कोई तकलीफ परेशानी कुछ भी नहीं हुआ। ये नहीं कि बहुत बड़े स्टार हो गए, जब मैंने कैरेक्टर रोल शुरू कर दिए तो उनमें बदलाव आ गया कि नहीं, बहुत ही मतलब इट्स वेरी क्रेडिटेबल, बहुत ही अच्छा है उनका। दिलचस्प सीन याद है उनके साथ किया हुआ आपको किसी फिल्म का? हाँ, रेशमा और शेरा में वो न्यू कमर थे। एक सीन था एंड में कि मैं उसको तमाचा मारती हूँ बड़े जोर का, तो इत्तेफाक से आंटी बच्चन, मतलब अमिताभ की वालदा, सेट पे बैठी थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले वहीदा बहुत जोर का नहीं लगाना तमाचा। ओ, मैंने कहा, उधर से सुनील दत्त ने कहा जी एक कसके लगाइए ताकि रीटे की जरूरत नहीं। मैंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। फिर मैं वापस गई जहाँ आंटी बैठी थी, तो मैंने कहा आंटी आप क्यों नहीं थोड़ा बाहर घुमाइए, कितनी देर से गर्मी में कहाँ बैठी हैं आप सेट पे, आप ज़रा बाहर ताज़ी हवा खाइए। फिर कहे तुम पता है मुझे क्यों बाहर भेज रहे हो? मैंने कहा क्यों, तुम कस के मारने। तो मैंने कहा देखिए, अगर मैं एक कस के मारूं तो वो शॉट खत्म हो जाएगा, अगर गलत ठीक नहीं हुआ वो डायरेक्टर कहेंगे और एक टेक फिर 6 तमाचे पड़ेंगे उसको। तो हंसने लगी, बोले नहीं नहीं अच्छा मैं जाती हूँ। फिर मैंने सुनील दत्त को कहा, डायरेक्टर को, देखिए अगर तमाचा पढ़ने से पहले कोई गलत पोजीशन मेरी या डायलॉग गलत बोल दिया, कुछ भी हो, तो पहले काट दीजिए, बेचारे को क्यों इतने तमाचे मारूं। पहले तो आंटी ने मुझे कॉन्शियस कर दिया क्या कस के नहीं मारे, बाद में एक दिया मैंने बहुत कस के।
यहाँ हम रेशमा और शेरा, जिसका संगीत बहुत ही खूबसूरत है, जयदेव साहब ने इसका बहुत ही दिल को छू लेने वाला संगीत दिया है। ये कोई गाना हो जाए रेशमा और शेरा का। रेशमा कैसा, वो एक मीठी सी चुबन, एक हाँ बहुत मीठा गाना, बहुत अच्छा है। एक मीठी सी चुबन, एक ठंडी सी अगन, मैं आज पवन में पाऊं, आज पवन में पाऊं, एक मीठी सी चुभन, एक ठंडी सी अगन, मैं आज पवन में पाऊं, मन ही मन में नाच रही हूँ, मन ही मन में नाच रही हूँ, मन ही मन मुस्काऊं, क्योंकि मीठी मीठी सी चुभन, ठंडी ठंडी सी अगन, मैं आज पवन में पाऊं। जाग उठा है प्यार, झूमे सब संसार, जाग उठा है प्यार, झूमे सब संसार, अंगड़ाई लेते हैं सपने, अंगड़ाई लेते हैं सपने, धर के रूप हजार, नाच उठा है प्यार, आज मेरा झूम रहा संसार, आज मेरा झूम रहा संसार, मन का आंगन जो सोना था, मन का आंगन जो सोना था, आई है उसमें बहार, कंगना पायल, कंगनवा खन के, पायल छमके, लट उलझी सुलझाऊं, शर्माऊं, मुस्काऊं, क्योंकि मीठी मीठी सी चुभन, एक ठंडी सी अगन, मैं आज पवन में पाऊं, आज पवन में पाऊं। वहीदा जी, आपको अपनी मतलब किस फिल्म की भूमिका बहुत चुनौतीपूर्ण लगी, बहुत चैलेंजिंग लगी? मैं तो कहूँगी गाइड का रोल, इसलिए तो 40 साल पहले बनी फिल्म, 40 साल हो गए हैं, वे बियॉन्ड इट्स टाइम, और इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट रोल। कभी वो रोल देख के ये नहीं लगा कि ये बुरी औरत है, जस्टिफिकेशन था, और एक था दे वर नॉर्मल कैरेक्टर्स, जैसे कि मार्को का या राजू का या रोजी का, कि हर इंसान हर वक्त कोई सेंट तो होता नहीं है, और ना ही पूरा बुरा होता है, और एक पॉइंट आता है लाइफ में, सिर्फ जो अपने आप के लिए जीना चाहते हैं, जो भी चीज़ हम अपने लिए करना चाहते हैं, तो रोजी का पैशन था डांस करना, वो उसको मार्को से नहीं मिलता, तो उसको एंकरेजमेंट राजू से मिलता है। फिर एक पॉइंट आता है जहाँ सडनली राजू सेल्फिश हो जाता है, कि वो एक जगह एक सीन कहते हैं अभी बस मैं रिटायर होना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। राजू कहते हैं नहीं, अभी तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने हैं, अभी जल्दी क्या है। ये कहती है नहीं मुझे बच्चे चाहिए। अरे बच्चे भी हो जाएंगे, इसकी क्या। उस वक्त राजू सेल्फिश हो जाता है, उसको एक अय्याशी की आदत पड़ जाती है, पत्ते खेलना, शराब पीना। वो कहते हैं कहाँ से जिम्मेदारी लें शादी बच्चों की। हर एक मौके पे कभी मार्को सेल्फिश हो गया था तो अपने पैशन में, तो उसने अपनी बीवी को भूल जाता है। अब रोजी पैशनेटली डांसर बनना चाहती है, वो बन जाती है, फिर कहती है नाउ आई वांट टू गेट सेटल्ड। फिर उस वक्त राजू कहता है नहीं अभी कहाँ सेटल होंगे। तो ये चीज़ जो थी उसको बड़े डेलिकेट ये था। सो यू नेवर फील जब आप मूवी देखते हैं कि ये कैरेक्टर अच्छा नहीं है, बैड पर्सन,
नो, नोबडी इज बैड एंड नोबडी इज गुड। देव साहब के साथ में और जो आपके नौ, क्योंकि वो भी बड़े सदाबहार अभिनेता रहे हैं और उनके साथ में आपकी बड़ी यादगार फिल्में रही हैं। हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे उनके बारे में कुछ और, आपकी मन की बातें कुछ और बताइए उनके बारे में। कैसा है उनके साथ में केमिस्ट्री थी आपकी खास उससे? एक होता है कि अभिनेता और अभिनेत्री के बीच में एक वही ट्यूनिंग वाली बात है, फिर एक इंसान के रूप में भी हमारे रिश्ते होते हैं। कैसे थे वो? जैसे मैंने कहा, वो भी बड़े टॉकेटिव नहीं, उनको बात करने बाहर निकालना पड़ता था सवाल कर करके। तो हम प्रेम पुजारी जब सुनाने आए तो वो उनकी पहली डायरेक्टोरियल मूवी थी। तो कहने लगे मैं पहली बार डायरेक्ट कर रहा हूँ तो तुमको तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कर लेंगे। इतना हक हाँ, हक जता रहे थे जैसे। तो बड़े कोऑपरेटिव, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती। जब हम यूरोप गए थे प्रेम पुजारी की शूटिंग के लिए, लंदन, स्विट्जरलैंड, बार्सिलोना वगैरह, तो वो काफ़ी केयर लेते थे बहुत अच्छी तरह से। तो ही इज़ वेरी नाइस एज ए प्रोड्यूसर और एक एनर्जी से भरे हुए से लगते हैं बेहिसाब। मैं तो उनको मजाक में एवर रेडी बैटरी बुलाती हूँ क्योंकि वो कभी थके, कभी मैं तो कहती भाई मैं थक गई अभी पैकअप कर लें, तो वो तो कभी नहीं कहते थे। वो उतने, जब खासकर जब वो प्रेम पुजारी डायरेक्ट कर रहे थे तो शॉट देते थे, शॉट अरेंज किया, ओके हो गया, फिर कैमरामैन को कहते थे ये शॉट है, ऐसा है, फिर भाग दौड़, फिर वो पसीना पसीना हो जाते थे तो ऊपर कमरे में मेकअप रूम में जाते थे, फिर ताज़ी शर्ट पहन के आते थे ताकि पसीने वाली शर्ट नहीं हो शॉट के लिए। फिर वो हुआ, फिर उसको सुखाते थे, वो कहते थे, मैं कहते देव आप हमेशा ऑल द टाइम यू आर फुल ऑफ एनर्जी, सो यू आई विल कॉल यू एवर रेडी बैटरी। अभी भी उनके अंदर जैसे एक नौजवान होता है और वो फिल्में बनाए जा रहे हैं और बेशक वो सफलता मिले ना मिले, लेकिन वो कारवां नहीं रुका है, उनका वो जज्बा अभी भी वैसे ही है और फिल्में बनाए जा रहे हैं। तो अभी उनसे कभी फोन पे आपकी बातचीत होती, मुलाकात होती है? नहीं, तो एक बार फिल्म खत्म हो जाती है हम कभी एक दूसरे से मिलते ही नहीं, किसी से भी, क्योंकि सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। मेरे जो फिल्मों में दोस्त हैं वो एक्सेप्ट नंदा मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं, और उसके बाद सिवाय काला बाजार के बाद हमने कोई काम ही नहीं किया, मगर 40-45 साल की दोस्ती रही है। सलीम साहब हैं, यश जौहर हैं, जो जौहर थे बेचारे, उनसे, उनकी फैमिली से वैसे भी काम से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि उनकी फिल्मों में तो यश जौहर के काम नहीं किया। हालांकि यश जौहर को मैं तब से जानती हूँ जब वो मुझे जीनोदो में थे प्रोडक्शन कंट्रोलर, और फिर नवकेतन में थे गाइड के वक्त, प्रेम पुजारी में थे, तो तब से मुलाकात दोस्ती है, वो हमेशा मिलते रहे हम। दोस्तों, वहीदा जी से करने को इतनी सारी बातें हैं कि समझ में नहीं आता कहां से शुरू करें और कहां से खत्म करें। आज के कार्यक्रम का वक्त खत्म होने को आया, लेकिन हमारी बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं। इसलिए वहीदा जी अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को फिर से रोशन करेंगी। भूलिएगा मत, अगले रविवार फिर से सुनिएगा सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम। हम आपको बता दें, वहीदा जी से हमारे साथी कमल शर्मा ने बातचीत की। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी ने दिया। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। सेल्यूलॉइड के सितारे